हेलो स्टूडेंट, लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों को हम बताएंगे चैप्टर 5 द सिक्योरिटी काउंसिल। कंपोजिशन 23 में है। ट्वेंटी थ्री में कंपोजिशन कैसे ये बनता है। The Security Council shall consist of 15 members of the United Nations. यूनाइटेड नेशन के 15 सदस्यों से मिलकर ये बनता है। इसमें द रिपब्लिक ऑफ चाइना, फ्रांस, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका शामिल हैं। मतलब ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इतने लोग इसमें शामिल हैं। इनकी महासभा संयुक्त राष्ट्र के 10 अन्य सदस्यों को निर्वाचित करेगी जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होंगे, और इनका विशेष काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में योगदान करना। एंड आल्सो टू इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और इनका भौगोलिक रूप से इनका वितरण होता है। भौगोलिक रूप से इनको एडजस्ट किया जाता है 10 सदस्यों में से प्रत्येक 2 साल के लिए। सुरक्षा परिषद के द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शैल बी इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। फिर इनका जो 2 साल का अवधि चुने जाते हैं, इनका फिर री इलेक्शन भी होता है। ऐसा नहीं कि एक बार चुने जाए तो फिर न चुने जाए, नहीं, इनका री इलेक्शन भी होता है। अ रिटायरिंग मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन, तुरंत नहीं लेकिन फिर भी चुने जाते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है। अब यह है कि क्या होता है, इनके प्रतिनिधि कितने होते हैं, तो ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शैल हैव 1 रिप्रेजेंटेटिव। और वहाँ क्या था, जनरल असेंबली में क्या था, ईच मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली शैल हैव 5 रिप्रेजेंटेटिव, और यहाँ पे 1। 24 में इसके फंक्शंस एंड पावर हैं। फंक्शंस में वही हैं कि सुरक्षा परिषद शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है ये इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सुरक्षा परिषद महासभा को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देती है, विशेष रिपोर्ट देती है। इनकी वोटिंग प्रणाली देखते हैं, कैसे इनका वोट होता है। आर्टिकल 27 में वोटिंग है, जिसमें सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का केवल 1 मत होगा। ईच मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शैल हैव 1 वोट। प्रक्रिया संबंधी विषयों पर सुरक्षा परिषद के विनिश्चय 9 सदस्यों के पॉजिटिव वोटिंग से होता है, और अन्य सभी विषयों पे 9 सदस्यों के पॉजिटिव वोटिंग प्लस 5 जो स्थायी मेंबर हैं उनके वोटिंग से होता है। फिर प्रोसीजर क्या है 28 में, सुरक्षा परिषद का गठन इस प्रकार किया जाएगा कि वह निरंतर कार्य कर सके, और इस प्रकार के लिए सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व हर समय गठन के मुख्य स्थान पर होगा। इनकी बैठकें नियमित होंगी। 30 में कह रहा है कि सुरक्षा परिषद अपनी प्रक्रिया के नियम, जिसके अंतर्गत उसके अध्यक्ष का चयन करने की प्रणाली भी स्वयं बनाती है। 30 में इनके नियम कौन बनाते हैं, इनके नियम ये खुद बनाती है। 31 में कहता है कि जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है वो उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। जो मेंबर नहीं है वो वोट नहीं देगा। साफ लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी काउंसिल वेन एवर द लेटर कंसीडर दैट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर आर स्पेसिफिक अफेक्टेड, और एनी मेंबर ऑफ द नेशन which is not a member of the security council may participate without vote, मतलब बिना वोट के वो सारा चीज़ में पार्टिसिपेट करता है। आर्टिकल 23 में कहता है यदि सुरक्षा परिषद के विचाराधीन किसी विवाद का पक्षकार है तो उस विवाद विमर्श में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। कोई अगर संयुक्त राष्ट्र का कोई सदस्य
जिसका मैटर है उसी में वो पक्षकार है तो उसको भाग लेने के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन वो वोटिंग नहीं करेगा। उसके बाद चैप्टर 6 में आ जाता है विवादों का शांतिपूर्वक निपटारा, पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। आर्टिकल 33 कहती है, जैसा कि हमने आपको इंटरनेशनल लॉ में बताया था कि 5 माध्यम होते हैं डिस्प्यूट को निपटाने के लिए। पहला वार्ता, निगोशिएशन, इंक्वायरी, जांच, मेडिएशन मध्यस्थता, कंसिलरेशन सुलह और आर्बिट्रेशन मध्यस्थता। ये इनके 5 हैं विवादों के निपटारे के लिए प्रमुख साधन है। आर्टिकल 34 कहता है कि सुरक्षा परिषद किसी ऐसे विवाद का या किसी स्थिति का जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय अंतर्विरोध हो या कोई विवाद उत्पन्न हो सकती है, उसके लिए अन्वेषण भी करा सकती है। आर्टिकल 35 कहता है संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य अनुच्छेद 34 में अंतर्विष्ट प्रकृति के किसी विवाद या स्थिति की ओर से सुरक्षा परिषद या महासभा का ध्यान आकृष्ट करा सकता है। और आर्टिकल 35 का क्लास 3 कहता है कि इस अनुच्छेद के अधीन जिन विषयों की ओर महासभा का ध्यान आकृष्ट किया गया है, महासभा उसका आर्टिकल 11 और 12 के अनुसार उसके प्रति कार्रवाई करेगी। 36 में कहता है कि समुचित प्रक्रिया या पद्धति बना सकेगी अपना। 36 क्लास 3 में कहता है कि जो इसके अनुच्छेद के तहत सिफारिशें जो हम करते हैं सुरक्षा परिषद में, उसके लिए वो विविध विधिक विवाद पक्षकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान के उपबंधों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को निर्देश कर सकती है। कह रहा है कि इन मेकिंग रिकमेंडेशन under this article of the Security Council should also take into consideration that legal dispute should as a general rule be referred by the parties to the international court। इसके बाद चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 में शांति के लिए संकट, शांति भंग और आक्रामक कार्यों की बाबत कार्रवाई, एक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द पीस, ब्रीचेस ऑफ द पीस एंड द एक्ट ऑफ द एग्रेशन। 39 कहता है सुरक्षा परिषद की शांति के लिए संकट, शांति भंग या आक्रामक कार्य विद्यमान होने के विषय में निर्णय करेगी, पुनः सिफारिश करेगी और अनुच्छेद 41 और 42 के अधीन कार्रवाई करेगी। आर्टिकल 14 जो है उसमें कहा गया है सुरक्षा परिषद स्थिति को और अधिक गंभीर होने से रोकेगी। आर्टिकल 41 ये पूछता है, इसमें कहा गया है कि सुरक्षा परिषद यह विनिश्चय करेगी कि उसके विनिश्चयों को प्रभावी करने के लिए ऐसे कौन से उपाय काम में लाए जाएं जिनमें सशस्त्र बल का उपयोग न करना पड़े और अगर कभी करना भी पड़े तो आंशिक रूप से करना पड़े। सुरक्षा आर्टिकल 42 कहता है कि यदि सुरक्षा परिषद ये समझती है कि उसके अनुच्छेद 41 में जो संबंधित उपाय दिए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है, तो वह अपनी वायु, समुद्र और स्थल सेनाओं के माध्यम से कुछ हद तक नाकेबंदी वगैरह कर सकती है, लेकिन सशस्त्र बल का प्रयोग सुरक्षा परिषद में वर्जित है। अनुच्छेद 43 कहता है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखेंगे और इसके लिए कटिबद्ध होंगे, और अगर किसी राष्ट्र में कोई विपदा आती है तो सभी जो सदस्य हैं वो अपनी बल और सहायता सुविधा देंगे। लेकिन आप लोग देख रहे हैं ये जो भी आर्टिकल्स में लिखे हैं ऐसा कुछ भी प्रभावशाली नहीं होता है, और अभी आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण था अफगानिस्तान का। चाहता तो पूरा देश मिलके वहाँ से आतंकवादियों को हटा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज वहाँ आतंकवादी एक गवर्नमेंट को बैठाए हुए हैं और चुप्पे चुप्पे सारी कंट्रीज जाके उनसे मेल मिलाप भी कर रही है। तो ये सब बस कहने और सुनने की बातें हैं, लेकिन है चैप्टर तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 44 कहता है जब सुरक्षा परिषद ने बल प्रयोग करने का विनिश्चय कर लिया हो तब ऐसे सदस्य
जिसका सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं है, अनुच्छेद 43 के अधीन ग्रहण की गई बाध्यताओं के प्रति सशस्त्र सेवाएं देने के लिए कटिबद्ध होंगे। फिर 45 कह रहा है सैनिक कार्रवाई के समर्थन की बातें कर रहा है। और इसके बाद 48 पे पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद के निश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित कार्रवाइयाँ सुरक्षा परिषद के निर्णयानुसार संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य कुछ सदस्यों द्वारा की जाएंगी। या तो सभी सदस्य करेंगे या तो कुछ सदस्य करेंगे। अब इसमें एक आर्टिकल 51 पूछता है जिसमें आत्मरक्षा पूछता है कि आत्मरक्षा का अंतर्निहित सिद्धांत कहाँ दिया गया है। तो जब हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो इसके चैप्टर के इसके संविधान के चार्टर के आर्टिकल 2 क्लास 7 में और 51 में आत्म रक्षा के अंतर्निहित सिद्धांत को दिया गया है। फिर क्षेत्रीय व्यवस्थाएं आ जाती हैं चैप्टर 8 में, जिसमें 52 53 है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपको हम जो 54 है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा परिषद को हर समय उन क्रियाकलापों की पूर्व सूचना दी जाती रहेगी जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक हों। अब आ गया इसमें चैप्टर 9 जो आपका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग, इसमें दिया गया है कि आर्टिकल 55 में सभी लोग जो इसके सदस्य हैं इसके मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने के लिए आर्थिक और सामाजिक सहयोग देंगे। ये पूरा सहयोग से है आर्टिकल 55 से 56, 57, 58, 59 तक सहयोग की बातें की गई हैं, कैसे कैसे कोई सुरक्षा परिषद में अपना सहयोग दे सकता है। फिर आर्टिकल 16 में कहा गया है 60 में, इस अध्याय में जितने भी संगठनों के कृत्यों के निर्वहन का उत्तरदायित्व किसका होगा, महासभा का होगा, और महासभा के प्राधिकार के अधीन आर्थिक सामाजिक परिषद का होगा, और उसे इस प्रयोजन के लिए चैप्टर 10 में उपयुक्त शक्तियाँ दी गई हैं। कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी for the discharge of the function of the organization set forth in the chapter shall be vested in the General Assembly and under the authority of the General Assembly in the Economic and Social Council, which shall have for this purpose the power set forth in chapter 10। अब चैप्टर 10 आपको हम कल बताएंगे, जिसमें आर्थिक और सामाजिक परिषद के कंपोजिशन के बारे में बातें बताई गई हैं। इसलिए हम आप लोगों को एक चैप्टर रोज पढ़ाएंगे कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से याद रहे। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।